नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। स्वागत है आपके चैनल मनीष स्टडी क्लासरूम पर। आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आगे चर्चा किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी ए जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी नॉर्थ से अगर साउथ की बात करें लंबाई चौड़ाई थे तो करीब 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ लंबाई है। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें करीब 2933 किलोमीटर, करीब पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। और नॉर्थ से बात करें तो नॉर्थ से साउथ 2933 किलोमीटर है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, भूटान हो गया, चीन के बगल में म्यांमार हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। भारतीय भूभाग विस्तार पूर्व से पश्चिम, अभी हमने बात किया कि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। 2.4% है कुल क्षेत्रफल का। और भारत का अगर लैटिट्यूड एक्सपेंशन की बात करें, अक्षांशीय विस्तार, तो लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य स्थित है। अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी रेखाएं की बात करें जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो समय व अवस्थिति को दर्शाती हैं। समय व अवस्थिति को, टाइम को कौन दर्शाती हैं? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं। भारत का मानक समय रेखा किसको कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है वो भारत का मानक समय रेखा होती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से टोटल 5 राज्य हैं जिसमें भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री यह उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है जिसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है। और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में अक्षांश रेखा विभाजित करती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत के सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। के मध्य सूर्योदय व सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर है। और फिर से भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी हमने आपको बताया कि यह प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में टोटल 5.5 घंटे का अंतर होता है। अर्थात अगर लंदन में अगर 3 बज रहा है तो भारत में कितने बजेगा? भारत में 8:30 बजेगा, तो 5.5 घंटे का अंतर होगा। और यदि भारत मानक एवं उत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना हो जाएगा? 2:30 बजेगा। भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है
और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे दक्षिण बिंदु कौन से है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो कौन सी? यह सोनभद्र है। कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं सोनभद्र से? तो याद रखिएगा आप लोग कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो 4 राज्य हैं वह सोनभद्र से स्पर्श करते हैं। आगे देखते हैं, यह भारत का मानचित्र दर्शाया गया है यहाँ पे। दादर व नगर हवेली दमन द्वीप के बारे में कुछ जान लेते हैं। दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कर दिया गया है। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या हो गया है? दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप इसका नाम हो गया है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी दमन। अभी फिर से बात कर लेते हैं कि जो उत्तरतम बिंदु है भारत का वो इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कोल है वो लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तथा पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह गौर माता गुहार गुजरात में स्थित है। तथा अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। अब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बात की गई है, तो जो कि उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण क्रम, नॉर्थ से साउथ जो क्रम दर्शाया गया है वो काराकोरम फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा। सबसे उत्तर से दक्षिण क्रम में दर्शाया गया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा व 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की जो सर्वाधिक सीमा है अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। और कितना परसेंटेज कवर करता है? 2.4% कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। असम की जो सीमा है कुल कितने राज्यों के शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? टोटल 7 राज्यों के शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। आगे हम देखेंगे कि विभिन्न राज्यों जो है कितने कंट्री के साथ स्पर्श करती हैं सीमा। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप की बात की गई। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो रॉस द्वीप का क्या नाम होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का अब नाम हो जाएगा शहीद द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप का नाम होगा स्वराज द्वीप। इस प्रकार रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि रॉस स लगा है इसमें तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नील द्वीप शहीद द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप जो हो जाएगा स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य होता है वो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। एक क्वेश्चन इससे बनता है आने वाले एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, कि बांग्लादेश की सीमा से कितने समृद्ध भारतीय राज्य हैं? टोटल 5 हैं। 5 कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 5 राज्य हैं जो कि पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। चीन की बात करें तो चीन जो है भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है, बांग्लादेश रेडक्लिफ रेखा द्वारा। टोटल लंबाई जो है अगर बात करें तो चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की लंबाई जुड़ा हुआ है। ये भी 5 राज्य हैं, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा द्वारा अलग होता है। ये सीमा निर्धारण रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 5 राज्य है पाकिस्तान के साथ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और नेपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड।
म्यांमार के साथ बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये म्यांमार का इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भूटान के साथ टोटल 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान केवल एक है, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब अलग हो गया, अब जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश हो गया। तो अब जम्मू कश्मीर को बांट के लद्दाख हो गया, इस प्रकार लद्दाख हमें अफगानिस्तान हो गया। अब जम्मू कश्मीर सीमा निर्धारण नहीं करता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अब डुरंड रेखा जो होता है भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा निर्धारण कौन करता है? डुरंड रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा के बारे में भी हम आपके सामने बात की। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के साथ जो सीमा निर्धारण करता है वो मैकमोहन रेखा। अंग्रेज शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया था। 1914 में हुए शिमला समझौते में से दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। इसे चीन नहीं मानता है मैकमोहन रेखा को, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, और इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। रेडक्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेडक्लिफ रेखा को पाकिस्तान ये मानता नहीं है, पाकिस्तान इसको गलत मानता है। काराकोरम श्रेणी को थोड़ा सा जान लेते हैं। काराकोरम श्रेणी को हम बैक बोनाफेसिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि बैक बोनाफेसिया के नाम से किस श्रेणी को जानते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को बैक बोनाफेसिया के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। एक नज़र में हम भारत को एक नज़र से हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का जो अन्य नाम अगर देखा है तो आर्यावर्त जम्बूद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। राजधानी इसकी नई दिल्ली है। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पूछ सकता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसकी अक्षांशीय विस्तार अगर लैटिट्यूड एक्सपेंशन की बात करें तो लैटिट्यूड इसकी जो एक्सपेंशन है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर इसकी देशांतर अगर इसकी लॉन्गिट्यूड अगर एक्सपेंशन की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य देशांतरी इसकी विस्तार है। इस प्रकार हमने अक्षांशीय विस्तार, भौगोलिक स्थिति और देशांतरी विस्तार जाना। और इसकी जो ज्यामितीय आकार है वो चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार मानक समय अभी फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मानक समय भी आप लोग पढ़ा, एक बार और रिवीजन कर ले आप लोग कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा करते हैं। और कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप ये मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। कहाँ गुजरती है? नैनी से, ठीक है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य अभी हमने आपको बताया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इस प्रकार टोटल 5 राज्य हो गया। और अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण क्रम 3214 किलोमीटर करीब उत्तर से दक्षिण है लंबाई इसकी। और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा इसकी कितनी है? 15,106 किलोमीटर। और जलीय 15,600 किलोमीटर स्थलीय सीमा। जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि से तटी की लंबाई बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि 6100 किलोमीटर करीब है मुख्य भूमि से तटी की लंबाई है। इसकी जो प्रादेशिक जो जल सीमा है वह समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। और संलग्न क्षेत्र की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा को से आगे 24 समुद्री मील तक हो गया संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र के बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ गया जो कि संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु जो होती है मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत की जलवायु, ठीक है। और कौन सी? दक्षिण पश्चिमी जलवायु पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम जलवायु, ओके। और भारत की जलवायु पाई जाती है मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल इसकी जो है वो करीब 32,87,263 किलोमीटर। और टोटल यह कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। और क्षेत्रफल के बारे में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान अगर भारत का पूछे तो 7वां स्थान हो जाएगा और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो टोटल विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत की जनसंख्या है? टोटल 17.5% है भारत की जनसंख्या। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा कि कितनी जनसंख्या है? 17.5%, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके परसेंटेज के बारे में पूछता है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.8% करीब ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 31.1% है इसकी शहरी जनसंख्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पूछता है। तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और शहरी जनसंख्या है 31.1% शहरी जनसंख्या है। दस की वृद्धि जो है वह 2001 से 2011 के बीच जो दस की वृद्धि हुई और 17.64% करीब दस की वृद्धि दर्ज की गई 2001 से लेकर 2011 के बीच। कमेंट में हम लोग बताइएगा कि किस स्टेट की दस की वृद्धि सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों पर करीब 943 महिलाएं हैं। 943 लिंगानुपात हो गया। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, और जो जनसंख्या घनत्व इसकी कितनी है 382 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कुल साक्षरता इसकी 74.04% करीब साक्षरता है इसकी। लिटरेसी रेट्स 74.4% है। पुरुष जिसमें जो पुरुष की जो साक्षरता है वो 82.1% है, और महिला साक्षरता कितनी है 65.46%। ओके। अनुसूचित जाति जनसंख्या करीब 16.6% अनुसूचित जनजाति हमारे देश में निवास करती है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 8.6% निवास करती है अनुसूचित जनजाति। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। राज्यों की बात करें तो टोटल 28 राज्य हो गए और 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गया। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है, और पठारी क्षेत्र का विस्तार की बात करें 27.7% है, और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% करीब पाया जाता है। ठीक है, अब कर्क रेखा अभी हमने बताया कि टोटल कर्क रेखा जो होती है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हो गए जिस कर्क रेखा गुजरती है। द्वीपों की संख्या बात करें तो भारत में कुल 1208 द्वीप हैं। निर्जन शहीद द्वीप, निर्जन शहीद द्वीप क्या होता है? जहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो टोटल 18 है। तेल शोधक कारखाना की संख्या 23, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 519, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13, और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी पावे कैस्टिसस, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह साइंटिफिक नेम निलंबो निसिफेरा, और राष्ट्रीय जो चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और लिपि इसकी कौन सी है? देवनागरी है। लिपि कौन सी है? इसकी देवनागरी है। और सत्यमेव जयते इसका राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ज्योति तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जली कौन सी है? गंगा डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्को गैंगेटिका। अब पुडुचेरी का अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रमुख बिंदुओं को जाना। आगे जानते हैं, आगे हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हैं, फिजिकल डिवीजन के बारे में। फिजिकल डिवीजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम, जो कि विगत वर्षों से कई एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, चाहे आपके वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो एग्जाम में आपके आते रहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का नाम था? तो इसको पहले गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो भारत में गोंडवाना लैंड के नाम से इसको पहले जाना जाता था। ठीक है, और भारत में उपलब्ध अगर पूरा चुंबकीय परिणामों अर्थात पैरामैग्नेटिक रिजल्ट में संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड जो थे उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। ठीक है, अब भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भूगर्भीय संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया? टोटल 3 भागों में। फर्स्ट है हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र, सेकेंड उत्तर का मैदानी भाग, और थर्ड है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रकार 3 भागों में भूगर्भीय संरचना के आधार पर भारत को बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, सेकेंड उत्तर का मैदानी भाग, थर्ड है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।
आगे हम हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग के बारे में जानते हैं। वलय की तीव्रता तथा निर्माण आयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो यह 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, और सेकंड हम बात करें तो बृहत हिमालय या महान हिमालय, और थर्ड की बात करें तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फोर्थ हमको बांटा गया है बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रेणी की बात करें तो बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जिसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो समतल मैदान क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। और हिमालय का प्रति प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। तो हिमालय का जो प्रति प्रदेश हो गया वो शिवालिक हो गया। और शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र गिरिपथ की स्थिति का संरचनात्मक उदाहरण है। तो गिरिपथ की स्थिति का संरचनात्मक उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई के बारे में बात की गई है, जो कि उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग एक नज़र से देख लीजिएगा। 600 से करीब 1200 मीटर है शिवालिक श्रेणी की करीब ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात की गई है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। लघु हिमालय अर्थात महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। आगे जानते हैं कि हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी होती है? शिवालिक श्रेणी। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जो नर्मदा नदी होती है वो अमरकंटक पहाड़ी से होकर निकलती है। नर्मदा नदी जो होती है वो डेल्टा के बजाय एस्चुरीज का निर्माण करती है। डेल्टा की बजाय वह एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। और ताप्ती भी एस्चुरीज का निर्माण करती है, क्योंकि इसका वेग जो होता है बहुत ही तीव्र होता है और ये विफरेंस घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है। और विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी की बात करें तो सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। और राकापोसी स्थित कहाँ है? राकापोसी जो होती है वह लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रकार विश्व की सर्वाधिक जो तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आगे हम जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो होती है वह हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी होती है वह हिमाद्री या बृहत हिमालय है। और बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में पूछा जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में अगर देखा जाए तो ट्री लाइन की ऊंचाई थोड़ी सी कम है, ऊंचाई कम है। उत्तराखंड में पताल तोड़े कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भागों में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो पताल तोड़ कुएं उत्तराखंड के तराई भागों में पाए जाते हैं। तो पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई भागों में। आगे देखते हैं कि अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन जो होते हैं वो लद्दाख क्षेत्र का भाग है। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। तो पश्चिमी हिमालय में वनों की प्रमुख वन संसाधन की प्रमुख श्रृंखला है और वहाँ पे प्रमुख वन जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय के जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम प्रमुख श्रृंखला कौन सी है? अरावली जो है भारत की प्रमुख श्रृंखला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अरावली श्रेणी की भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु की बात करें तो करीब 600 से 570 मिलियन वर्ष के करीब इसकी है और यह सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? वह एक प्रकार की अवशिष्ट रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। इस प्रकार अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत। इस प्रकार कई क्वेश्चन बनते हैं कि अरावली जो है सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है पर्वत और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे हम दक्षिण भारत के बारे में कुछ जान लें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामुड़ी जो है सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो सब भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है अन्नामुड़ी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और वहाँ स्थित है केरल। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नामुड़ी है और कहाँ स्थित है? केरल में। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में हुआ? नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है तमिलनाडु व केरल राज्यों में हुआ है। इस प्रकार नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु व केरल में। महाराष्ट्र व कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र व कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को हम कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं।
कोरोमंडल घाट के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे है इलायची की पहाड़ियाँ अर्थात कार्डेमम माउंटेन किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल व तमिलनाडु। सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो आप लोग क्या ऑप्शन लगाएंगे? तो सेवराई की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अब पूर्वी घाट और पश्चिम घाट परस्पर नीलगिरियों पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी एग्जाम में है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का परस्पर कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत की अगर सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें तो वह केटू घाटी में स्थित है और पीओके में स्थित है। पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है यह भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी। और भारत की अभी हमने आपसे अभी बताया है कि विश्व की सर्वाधिक जो तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो राकापोसी है। राकापोसी कहाँ स्थित है? लद्दाख चोटी में। आगे देखते हैं, आगे भारत का कुछ भौतिक विभाजन किया गया है। ठीक है, अब कुछ दर्रे के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? वो है तिब्बत से। और माना दर्रा है कहाँ? माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और यह किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और भारत में स्थित सबसे उच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी जो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का जो उच्चतम पर्वत शिखर है वह गुरु शिखर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि उत्तराखंड में कोड़ीधार वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्यालय प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्यालय प्यार के नाम से। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसे हम अराकानोमा के नाम से जानते हैं वो किस देश में स्थित है? वह म्यांमार में स्थित है। तो हिमालय पर्वत की जो एक श्रेणी है जिसे हम अराकानयोमा के नाम से जानते हैं कहाँ स्थित है? म्यांमार में। आगे जानते हैं कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? धौलाधर व पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। आगे जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जैसे कि लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। लिपुलाख दर्रा और नीति दर्रा ये आप लोग सूची मिलान यूपीपीसीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 प्रकार के दर्रे दे देंगे और उसका मिलान करने स्टेट और ऑप्शन में दे देंगे 4 प्रकार स्टेट दे देंगे और सूची मिलान करने के लिए पूछता है कि विभिन्न दर्रे के कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो जो लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा और नीति दर्रा 3 प्रकार के दर्रे हो गए। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत एक और दर्रा हिमाचल प्रदेश में थे जिसे हम सिप किला दर्रा कहते हैं। सिप किला दर्रा। तो इस प्रकार रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमालय में अगर औसत हिम रेखा करीब 3,500 मीटर तक होती है तथा पश्चिमी हिमालय में अगर बात करें तो कुछ कम होती है, 2,500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है हिमरेखा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होता है? सियाचिन। और इसकी लंबाई कितनी होती है? सियाचिन लंबाई 72 किलोमीटर की लंबाई होती है इसकी। और कहाँ स्थित है सियाचिन? यह लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, जो कि इसकी लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर और यह लद्दाख में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करें तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। और मेघालय पठार अगर किसका भाग है? मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग होता है। और मेघालय पठार जो है वह किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो पेलियोजोइक महाकल्प में अर्थात पेलियोजोइक इरा में भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। आगे हम जानते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरक्षण स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल
कहाँ से मापते हैं? तो भारत का जो औसत समुद्र तल है, आप लोग मालूम होगा, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल। यह चेन्नई में स्थित है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो समुद्र तट की रेखा की लंबाई है 7,517 किलोमीटर। और भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो भारत की जो तटीय राज्यों में सबसे अधिक सीमा है वो गुजरात की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विशेषकर अधीनस्थ जो चयन आयोग एग्जाम कराता है, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। और भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? टोटल 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हैं। और कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसका नाम? हिंद महासागर का नाम रत्नाकर। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता था? तो हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, रत्नाकर के नाम से। और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का नाम क्या था? अभी आप लोग बताया कि पूर्वी तट का नाम कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी तट को कोंकण तट। इस प्रकार तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। यह कन्याकुमारी को केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? केप कोमोरिन जो है वो चेन्नई में स्थित है, अर्थात तमिलनाडु में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी होती है? सैंडल पीक। तो इस प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक। आगे हम जानते हैं कुछ आगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की टोटल कितनी संख्या है? 572। कितनी संख्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? ये अभी हम आप लोगों के सामने बात किया मैंने। मेन 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल आदि के बारे में आप लोग सामने जिक्र किया गया। तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो राम सेतु द्वागढ़ धनुषकोटी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल से निर्मित है? तो भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल से निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल से निर्मित है। आगे हम मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी के में आता है। तो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन सा द्वीप आता है? तो मिनिकॉय द्वीप आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। और कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो भारत और पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो बुर्जिल व जो बनिहाल दर्रे है वह पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हिमालय के पर्वत, कुछ हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर के बारे में जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ स्थित है? करीब नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है करीब 8,848 मीटर। और सेकंड नंबर की बात करें तो काराकोरम आ जाएगा, केटू गाडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है काराकोरम। और 8,611 मीटर की ऊंचाई है। कंचनजंगा जो है नेपाल में स्थित है। मकालू की बात करें तो मकालू भी नेपाल में स्थित है और धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जो है भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,126 मीटर के आसपास है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। नंदा देवी जो है भारत में स्थित है। कामेत कहाँ स्थित है? भारत। नमचा बरवा चीन। और गुरुला मंदाता तिब्बत में। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा कि अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है, या नमचा बरवा कहाँ स्थित है, किस राज्य किस कंट्री में स्थित है, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको एक बार ससरी निगाहों से देख लीजिएगा। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि
सतलज व सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज व सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। तो इस प्रकार इंडियन ज्योग्राफी के 1 लीनियर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ये पार्ट 1 है। इस आगे के सेगमेंट में हम क्लाइमेट, सॉयल एंड नेचुरल वेजिटेशन अर्थात प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी 1 लीनियर पॉइंट्स है, सारा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।